आप सभी को नमस्कार। भारतीय युवा कांग्रेस की सीरीज देश का बुरा हाल जागो केंद्र सरकार के आज के साक्षात्कार में जो हमारे साथ हैं वह एक बेहद खास मेहमान, नई दिल्ली की निर्माता कही जाने वाली स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बेटी और खुद कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस के साथ एशिया, अफ्रीका और कई मुल्कों में काम कर चुकी माननीय लतिका दीक्षित जी। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। तो मैम, पहला सवाल आपसे, आज के इस देश में जो हालात चल रहे हैं और उसमें जिस तरह पंजाब और कई और स्टेट्स के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इस घनी ठंड में मजबूर किया गया कि वो दिल्ली के आसपास आकर बैठें, आखिर दे आर द स्टेक होल्डर्स, जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं उसके वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सुना भी नहीं जा रहा। इस पर मैम आपके विचार? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एनजीओ सेक्टर से आती हूँ। ज़्यादातर मेरा काम रहा है ग्रास रूट पे काम करने का, और पिछले कई वर्षों से मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट और पब्लिक की दूरी। गवर्नमेंट बिल्कुल भी पब्लिक से अब एंगेज नहीं करती। देखिए, मुख्य स्टेक होल्डर्स, अगर एक फार्म लॉ है तो वो लॉ किसके लिए है? किसानों के लिए है। जिसके लिए वो लॉ बना है जी, उसमें भागीदारी ना हो, उसको बनाने में उसकी भागीदारी ना हो, मतलब ये बात तो मुझे बड़ी अटपटी लगती है। एक तो पहला यह है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको एंगेज नहीं करा गया। और आज जब वो महसूस करते हैं कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे और इस लॉ में उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखती जिससे फार्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तो आज वो मैदान में उतरे हैं अपनी बात रखने के लिए। कौन इस ठंड में अपने घर बार छोड़ के महीनों, और महीना से ऊपर हो गया, वो सड़क पे बैठे हैं अपने घरों से दूर। देखिए, एक चीज़, फार्म लॉज के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, ना मैं उसके, क्योंकि आप सब जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा फार्मर है वो ग्रामीण ही है जी। वो 2 एकड़ और कम का है। 85% ऑफ इंडियन, 85 to 90% ऑफ इंडियन फार्मर 2 एकड़ की ज़मीन का है, उसके पास है। तो ये जो पूरा एक मिथ है कि सारा फार्मर जो आया हुआ है सड़क पे वो एक रिच आदमी है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि हमने काफ़ी समय से फार्म सेक्टर को इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया, और आज हम इसीलिए इतनी बुरी हालत में हैं। फार्म ऋण की बात आप करें जी, तो इतने ऋण में है हमारा किसान, और ज़्यादातर जो उसका ऋण है वो बैंक से नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। आपको मालूम है वो कहाँ से आता है, वो ऋण पे फंसा हुआ है, उसकी बुरी हालत है। और आज आपने ऐसे 3 लॉज लेके आ गए हैं कि उसकी आप पीठ बिल्कुल ही तोड़ डालेंगे। वैसे ही वो कमा नहीं पाता अपने फार्म लैंड से, और इसके बाद तो आपने एक तरह से उसको निहत्था कर दिया, उसके पास आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो वो सड़क पे आए हैं। और क्यों सड़क पे बैठे हैं? क्योंकि आप उनसे बात नहीं करना चाहते। और जब आप बात करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि आप मेरे पास चल के आइए, हम आपको इलेक्ट करते हैं कि आप हमारी रखवाली करें, आप चल के आइए, हमसे बात करें। मैं क्यों आऊँ आपके पास? ये कोई राजा प्रजा का खेल नहीं है जी। We elect you to listen to us. So please, and देखिए, दूसरी चीज़ यह है कि अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 फार्मर मर गए, 10 मर गए। आज आपके कोरोना में 1,50,000 डेथ्स हैव हैपेंड। एब्सोल्युटली। 1,50,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता, लेकिन किसी को चिंता नहीं है, ना प्रेस को चिंता है, आई एम सॉरी टू से, ना जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको चिंता है। कोई बात नहीं करता इसके बारे में, क्योंकि ये एक आंकड़ा है, और हमारे यहाँ एक व्यक्ति की मौत क्या सैकड़ों की मौत कोई मायने नहीं रखती। तो वो बेचारे फार्मर्स इतनी कड़ी ठंड में हैं,
किसी को चिंता नहीं है, मैं आपको बता दूं, किसी को चिंता नहीं है। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। ना उनके लिए पानी का इंतज़ाम है, ना शौचालय का इंतज़ाम है, नहाने का, जो भी वो खुद लाए हैं, खुद कर रहे हैं। मैं वहाँ गई 2-3 बारी जाके देख के आई। एक तरह मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वो एक यूनिटी देखती हूँ उनमें, लेकिन वो अपने लिए अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का तो कोई इंतज़ाम है नहीं, हज़ारों की तादाद में वो बैठे हैं। और मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उनके लिए। मैंने वो पब्लिक टॉयलेट्स देखे उनके लिए जो वहाँ लगाए हैं। मैं पूछती हूँ, क्या केजरीवाल के बच्चे जाएंगे उस टॉयलेट्स में, इस्तेमाल करेंगे उन टॉयलेट्स को? ख़ास तौर पे महिला और बच्चे कहाँ है, ना कोई प्रिवेसी नहीं है उनके लिए। आपने क्या इंतज़ाम किया है? रोज़ जाके वहाँ हाथ जोड़ के अपनी फ़ोटो ऑफ करवा के आप आ जाते हैं, लेकिन आपको चिंता किसी के लिए नहीं है। सो देखिए, ये फार्म वाला तो एक है, बट इस तरह के हज़ारों मूवमेंट देश में चल रहे हैं इस समय, क्योंकि आपने लोगों के अधिकार छीन लिए उनसे। बट मूवमेंट्स की कोई इस समय कोई चिंता नहीं है किसी को लोगों की परवाह नहीं है इस देश में। सो फ्रैंकली हम सिटीजन्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई। नहीं, आपने बेहद अच्छे तरीके से समझाया। और मैं भी सिंघू बॉर्डर पर गया तो देखने को मिला, आप सीए के प्रोटेस्ट्स में भी स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रही। और इनसेंसिटिविटी जिसकी आपने बात की, वो हर प्रोटेस्ट में, नादर्दता जिस तरह बच्चों पर भी दिखाई गई, और अब हमारे देश के बुजुर्गों पर, किसान जिसके परिवार में एक जवान भी है, हर परिवार में कहा जाता है किसान के कि एक जवान भी है, तो लग रहा है कि अब आर्मी के भी आप खिलाफ होने जा रहे हैं, क्योंकि परिवार तो आखिर वही बैठे। मैम, दूसरी इस देश में युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत बनकर आई वो बेरोजगारी। और बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस के बाद इस समय 2020 में, इट्स अनइमेजिनेबल, लेकिन हम देख रहे हैं। तो किस तरह से आपको लगता है ये सरकारें फेल हुई उन्हीं यंगस्टर्स को केटर करने में जिन्होंने अपने वोट की ताकत से इनको सरकार बनाई? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करीबन 11-12% के आसपास है। और ये सिग्नल्स बड़े ख़तरनाक सिग्नल्स हैं हमारे लिए। देखिए, अगेन मैंने जैसे आपको, हम जब चर्चा कर रहे थे इससे पहले कि कोविड एक बहाना है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू काफ़ी समय से है जी। अब तो वो ऐसी सीमा पार कर चुका है कि मुझे अब घबराहट होने लग गई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हर चीज़ से रिलेटेड है, आपके हेल्थ, एजुकेशन। जब मेरे घर में पैसा आएगा तो मेरे यहाँ पौष्टिक आहार आएगा, खाना आएगा, पढ़ाई आएगी, स्वास्थ्य आएगा। सो जब घर में है ही नहीं, और आपने देखा है कि अगेन इन इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का 85 to 90% अगेन अनएम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, जिसकी तो कहीं गिनती हम मानते ही नहीं हैं। बहुत ही छोटा सेक्टर है जो आपका, जिसके पास थोड़े राइट्स हैं, उसके पास सोशल सिक्योरिटी है, शायद इंश्योरेंस हो। बाकी तो जो आपका पूरा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। हाँ, उसमें तो कोई गिनती नहीं है, उसके कोई राइट्स ही नहीं हैं, उसके कोई हक ही नहीं है। सो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट, और आपने देखा कोविड के समय में जब माइग्रेंट लेबर की आपने देखी, कितने लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और फिर वो हज़ारों किलोमीटर्स चल के गए हैं अपने घर। बिल्कुल, वो नज़ारा आपने देखा, मैंने देखा, शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा। आई एम श्योर एट द टाइम ऑफ जब पार्टीशन हुआ होगा, इट वॉज रियली पेनफुल। आई वॉज देयर, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, बट वो एक फिर दर्द नहीं किसी को कोई महसूस नहीं करता। आई एम सॉरी, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मैम, ये एक मुद्दा ही ऐसा है, और किस तरह उस मुद्दे को बहुत आसानी से भुला भी दिया गया। हम सब ने, किस तरह उस मुद्दे शायद उसमें मेरा भी हाथ है कि हमारे यहाँ एक है कि रात गई बात गई जी। एंड इट्स वही इनसेंसिटिविटी की है कि जब तक हम अपने घर में सिक्योर हैं, हम खुश हैं, तो भाड़ में जाए दुनिया। सो इफ आई लुक एट अनएम्प्लॉयमेंट इशू, you have to have a long term strategy for it. And when I mean long term strategy, देखिए, एम्प्लॉयमेंट 1 मिनट में जनरेट नहीं होगा जी। राइट फ्रॉम एजुकेशन टू स्किल बिल्डिंग टू फार्मिंग जी,
देखिए फार्म सेक्टर से अब जो लड़का है, जो बच्चा है, वो फार्म पे नहीं काम करता है, वो अपने माँ बाप को, उसने अपनी माँ बाप की ज़िंदगी देखी है जी। हाँ? कितनी आंसू भरी उनकी ज़िंदगी है, वो नहीं वो ज़िंदगी काटना चाहता। जुलाहे का बच्चा अब जुलाहा नहीं बनना चाहता, क्योंकि पैसा ही नहीं है उसमें, वो अपने माँ बाप को मरते मरते देखता है। तो वो उसके, और उसकी भी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो भी बनना चाहता है कुछ, लेकिन कहाँ हैं अपॉर्चुनिटीज़ बनने के लिए? ना आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, ना कॉलेजेस हैं आपके पास, ना स्कूल्स हैं आपके पास, ना स्किल बिल्डिंग है आपके पास। फिर जब अगर वो स्किल भी हो जाता है, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप इंडस्ट्री को नहीं इन्वॉल्व करते जी, एब्सोल्युटली। आप फार्मलैंड्स में नई टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस करे, कोऑपरेटिव्स नहीं आप कर रहे हैं। इतने तरीके हैं, इनोवेटिव तरीके हैं आपको यूथ को एंगेज करने के लिए। अगेन देयर इज़ नो एंगेजमेंट। आप सिविल सोसाइटी को नहीं लाते, आप स्टेक होल्डर्स को नहीं लाते। एंड देखिए जिस तरह से हमारे 5 years प्लान थे, या इस तरह से कोई प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, हम इवेंट से इवेंट पे जाते हैं। और सरकारें ज़्यादातर, सेंट्रल तो है ही, और जैसे मैं आपको दिल्ली के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो उनके बारे में बोल सकती हूँ, हम सिर्फ ढोंग की राजनीति करते हैं, तालियां पीटते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता है। मैं सुबह रेडियो जब खोलती हूँ और शाम तक बंद होती है, कम से कम केजरीवाल साहब 100 बारी आते हैं अपना ढिंडोरा पीटते हैं। भाई ये पैसा है, आप एक तरफ कह रहे हैं मेरे पास सैलरी नहीं है एमसीडी को देने के लिए, आपने मिड डे मील बच्चों की रोक दी इस समय, मेल न्यूट्रिशन के नंबर्स हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, बट आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास यूथ को, आपने मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने इतने बढ़िया पैकेजेस निकाले हैं कोविड के दौरान, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। हमने क्या किया? सिर्फ हाँ आंकड़े गिनवाते हैं, फील्ड पे कुछ नहीं है। यूथ कहाँ से, उसकी क्या होप है? वेयर इज दैट रे ऑफ होप? आप मुझे बताइए। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। एंड मेरा ये है कि पब्लिक से मेरी ये, बिकॉज मैं खुद आती हूँ सिविल सोसाइटी से, एंड पब्लिक मूवमेंट्स में मैं हमेशा मैंने भाग लिया है। अगर गवर्नमेंट्स नहीं करती तो वी हैव टू स्टैंड अप, एंड जैसे गांधी जी का, एंड कांग्रेस की तो एक्चुअली इट्स कम आउट ऑफ अ मूवमेंट। हमारी बर्थ ही एक मूवमेंट से हुई है जी। और इतना बढ़िया मूवमेंट, इतना सक्सेसफुल मूवमेंट कि उस मूवमेंट को कॉपी करके कितने और देशों ने आज़ादी ली। बिल्कुल। सो मैं अभी भी कहती हूँ, एंड मेरा ये गुजारिश है यूथ कांग्रेस से, योर यंग पीपल, इट इज़ टाइम टू स्टैंड अप एंड रीबिल्ड दिस कंट्री। इफ द गवर्नमेंट गिव्स सपोर्ट्स यू, टेक देयर सपोर्ट। इफ दे डोंट, this country is as much yours as it is anybody else's. Pick up the mantle and lead the way, and सब आपके पीछे आएंगे। And you have the energy, and all these issues touch you the most. You are affected the most by this. बिल्कुल। So demand employment. Ask for the governments to generate employment. But सड़क पे तो जैसे फार्मर्स उतरे हैं, सीए में महिलाएं उतरी थी, इट इज़ टाइम फॉर यूथ टू ऑल्सो। मैं बगावत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ, गांधीयन मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, आपने जिस तरह आप इमोशनल भी हुई अपनी बात को कहते हुए, तो ये दर्शाता है कि इस देश में 2 तरह के नेता, और शीला जी भी इस तरह की एक नेता थी जो बहुत दिल से जुड़कर और बहुत इमोशनली हर चीज़ को दूसरे का दर्द अपना दर्द मानकर। तो अगर उस समय की सरकार में और आज की सरकारों में कंपैरिजन किया जाए तो मैम सरकारें भंवरे की तरह होती थी, फूलों से कर्ज के तौर पर रस भी ले लेती थी, भंवरा भी खुश और फूल भी खुश। मगर आज की सरकारें खून चूसने वाली जोंक बनती, इसमें भी कोई दो राय नहीं जी। मैम, शीला जी, वुमेन एम्पावरमेंट का 21वीं सदी के हिंदुस्तान में शी पर्सोनिफाइड इट, शी वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। और आज जब हम देखते हैं कि किस तरह हाथरस और हाथरस के बाद इस तरह की एक आधा हाईलाइट हो गया, मगर हर गांव में और हर शहर में इस देश के 8-9 बजे के बाद आज भी मैं गलत नहीं होऊंगा कहने में कि नेशनल कैपिटल के भी कुछ रीजन्स में आज भी औरतों को 8-9 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता है जी। तो ये हिंदुस्तान के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है कि हमारी आधी आबादी जो वुमेन की है
जो औरतों की है वो आज भी डरती है। यस, इट्स अ बहुत शेमफुल बात है ये, शर्मनाक है। और अम्मा इसके बारे में बहुत सोचा करती थी, ख़ास तौर पे खुद महिला थी, घर में उनकी एक बेटी थी, उनके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन लड़कियां थीं। और मैंने कभी कभी ये भी देखा कि अम्मा कभी कभी लोगों ने उनको मिसअंडरस्टैंड भी किया, बट मैं जैसे आपने कहा, आई थिंक शी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल्स ऑफ एम्पावरमेंट। एब्सोल्यूट। और उन्होंने कभी अपना महिला होने का इस्तेमाल नहीं किया, नाजायज़ इस्तेमाल भी नहीं किया जी। उन्होंने एक बहुत बैलेंस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी। बट जिस तरह के मौके अम्मा को मिले वो ज़्यादातर महिलाओं को नहीं मिल पाते। हाँ, उनको मौके मिले, उन्होंने उन मौक़ों का इस्तेमाल किया। बट अगर आप हमें देखें हिंदुस्तान में, हम जब जेंडर गैप का इंडेक्स की बात करते हैं तो हम 150 देशों में से करीबन 123-124 आते हैं। जी, हम इतने पिछड़े हुए हैं जहाँ जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं। और ये देखिए, इसमें सिर्फ मैं गवर्नमेंट्स को नहीं दोष देना चाहूँगी, ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। आई नो बहुत लोग बुरा मानेंगे मेरा ये कहना, बट हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक और जो हमारी सोच है लोगों में, वो बहुत एंटी विमेन रही है। सो मेरा ये है कि कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है सोच में, नॉर्म्स में, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो देखिए, अगर आप जेंडर लॉज देखें, हमारे लॉज जेंडर को लेके वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉज हैं। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। बट जब आप इसको, हमारे लॉज को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़मीन पे उतारते हैं तो शायद हम बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सोच, पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं, इसकी जो सोच है, जहाँ से हम आते हैं, जो हमारे घर में हमें सिखाया जाता है, और जो हम घर में सुनते हैं, देखते हैं, वो फिर हमारे आचरण में आ जाता है, हमारी हैबिट्स में आ जाता है। हमेशा मैं देखती हूँ कि हाँ, मुझे कहा जाता है, क्योंकि मैं जेंडर पे बहुत काम किया है, कि हमें अपनी लड़कियों को सिखाना चाहिए, हमें अपनी लड़कियों को बताना चाहिए कैसे जीना। हम कभी अपने लड़कों को नहीं बताते कि उनको किस तरह से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ व्यवहार करना है, अपनी दोस्तों के साथ व्यवहार करना है जो महिलाएं हैं, या आपके जो वर्क प्लेस हैं, जो आपके साथ काम करती हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। हम हमेशा लड़कियों को क्यों कहते हैं कि तुम लड़कों जैसी क्यों नहीं होती, हम लड़कों को क्यों नहीं कहते कि आप लड़कियों जैसे क्यों नहीं होते। लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। आप हमेशा देखिए, घर में आप किसी माँ बाप के पास जाएंगे, हमेशा पिताजी या माँ कहती होंगी, भाई लड़की को तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आराम से पढ़ लेती है, अपना खा लेती है, मुझे लड़के के पीछे बार बार भागना पड़ता है, सुनता नहीं है। तो हम कभी अपने लड़के को नहीं कहते कि आप लड़की जैसे क्यों नहीं हैं। हम हमेशा लड़कियों को कहते हैं आप लड़कों जैसे बन जाओ। तो ये सोच में एक बहुत बड़ा हमें बदलाव लाना है, आचरण में, और एट एवरी लेवल हमें ये करना है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट्स का रोल नहीं है। दूसरा, देखिए, लॉज बने हैं, बट लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस और जुडिशरी का एक बहुत बड़ा हाथ है। दोनों मेरे हिसाब से फेल हुई हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में विमेन में कि ये लॉज हमारे लिए हैं, क्योंकि पुलिस हिंदुस्तान में थ्रू आउट बहुत ही जेंडर इंसेंसिटिव है। आपको मालूम है, मामले दर्ज ही नहीं होते जी। और जब तक वो कचहरी तक पहुंचते हैं और वो सुलझते हैं, बरसों निकल जाते हैं। और वायलेंस, स्पेशली अगर आप देखें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो बहुत बड़ा है। रेप एक उसका बिल्कुल एक्सट्रीम है। बट मैं आपको, मेरा काम महिलाओं के साथ है, तो रोज़मर्रा में महिलाओं की किसी न किसी समस्याओं पे और जूझती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ। कितनी बारी महिलाएं मुझे, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि घर में कुछ वायलेंस हो रहा है, तो मुझे बोलती है, हाँ, उस मेरे पति ने मुझे 4-5 थप्पड़ मार दिए, बट मैडम वो वायलेंस नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तो एक महिला का पिट जाना घर में एक आम बात, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किस तरह के लोग हैं हम?
एक तरफ आप उसको देवी मान के पूजते हैं और दूसरे जगह आप उस पर रोज़ अत्याचार करते हैं. सो आई थिंक दिस होल चेंज एंड ब्रिंगिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इसमें हम सबकी भागीदारी होनी ज़रूरी है. ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का, बिकॉज दिस इज़ अ सोसाइटल थिंग, इट्स अ सोसाइटीज़ इशूज़, इट्स नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट इशूज़. जी. अब आप देख लीजिए गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में क्या परसेंटेज है विमेन का? 13 से 14% विमेन है रिप्रेजेंटेटिव्स. वैसे तो हम आप कहते हैं आधी आबादी पूरा हक. हाँ, तो आधी आबादी है तो आप 50% तो लाइए हमें. व्हाई कांट आई बी 70%? क्यों हम 50 पर हैं? आप बनिए ना 13%, हम बनते हैं 85%. जी. हम घर चलाना जानते हैं, हम बहुत एफिशिएंटली हर चीज़ चलाना जानते हैं, और जो घर चला ले वो दुनिया में कुछ भी चला सकता है. एंड वी हैड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल women prime ministers in the world. We've had very successful chief ministers. Absolutely. So, किसी को डाउट है? अमेरिका में आज सेलिब्रेशन हो रही है कि फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे तो इंदिरा जी कब और शीला जी भी एक बड़ा एग्जाम्पल. So we have great leaders to emulate and look at. But मेरे लिए जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमें सोच बदलनी है, अपने को बदलना है और फिर सबको बदलना है. तो ये थी लतिका जी, जिन्होंने बेहद सरल शब्दों में ये बात समझाई कि किस तरह इस देश के लिए एकजुट होकर हर स्टेक होल्डर के लिए, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे सरकार हो, चाहे गवर्नमेंट की मशीनरीज हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, सबको मिलकर एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम जो है वो मिलकर करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you so much. It's a great honor for me to be here. Thank you. Thank you.